दोस्तों, एक कहावत मैंने सुनी थी कि जब कोई सभ्यता अपनी नदियों को खोने लगती है तो वो सिर्फ एक नदी नहीं खोती है, वहाँ पर सभ्यता, इतिहास, भूगोल, परंपराएं, विरासत सब कुछ विलुप्त होने लगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंदा स्वागत करता हूँ आपका देश की बात पर। देश की बात जहाँ करते हैं हम मुद्दे की बात आपके साथ। और मुद्दा फिर एक बार खड़ा हो रहा है कि वाराणसी की जो लाइफलाइन मानी जाती थी अस्सी नदी, वो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। दोस्तों, अस्सी नदी की अगर बात की जाए तो अस्सी नदी वो है जिसके नाम पर वाराणसी का नाम निकल कर आता है। वरुणा और अस्सी, ये दो नदियां ही मिलकर वाराणसी को वाराणसी बनाती हैं। लेकिन अब अगर देखा जाए तो वरुणा पूरी तरह से दुर्दशा का शिकार है और अस्सी नदी अब नाले के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सरकारी उदासीनता। एक ऐसी पौराणिक नदी को कैसे आखिर जो है नाले में परिभाषित कर दिया गया, और इसके लिए जो चीजें जिम्मेदार निकल कर आती हैं वो सिर्फ यहाँ का सरकारी भ्रष्ट तंत्र और सरकारी उदासीनता। एक पौराणिक नदी को नाले में तब्दील कर दिया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है, और ये प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से। और ये प्रश्न अपने आप में इसलिए बड़ा हो जाता है दोस्तों कि यह केवल एक प्रश्न नहीं है, बल्कि भारतीय राज्य की पर्यावरणीय संवेदनशीलता, संवैधानिक उत्तरदायित्व और सभ्यतागत दृष्टि की परीक्षा भी है। यदि वास्तव में गंगा की एक सहायक नदी को प्रशासनिक अभिलेखों में नाले की श्रेणी में रखा गया है तो यह केवल एक तकनीकी वर्गीकरण नहीं माना जा सकता है। इसके दूरगामी विधिक, पर्यावरणिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। यही कारण है कि एनजीटी ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ मिशन के अधिकारियों, महानिदेशक को न्यायालय में तलब कर लिया है। और न्यायालय का कदम स्पष्ट करता है कि नदी का प्रश्न केवल इंजीनियरिंग का नहीं, बल्कि संवैधानिक, सार्वजनिक उत्तरदायित्व का विषय है। नदियों के बारे में दोस्तों हमें एक चीज और समझना होगा कि भारतीय संविधान ने भी नदियों की संरक्षा के लिए कुछ नियम और कानून बनाए हुए हैं। भारतीय संविधान ने पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्र की नैतिक और विधिक प्रतिबद्धता माना है। अनुच्छेद 48 से राज्य को निर्देश देता है कि पर्यावरण तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा संवर्धन करेगा। अनुच्छेद 51 ग प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें नदियां भी शामिल हैं, उनकी रक्षा करे। सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण मुक्त जल का गरिमामय जीवन का अधिकार अभिन्न अंग माना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि नदियों का संरक्षण केवल एक नीति का विषय नहीं, बल्कि मौलिक अधिकारों से जुड़ा एक अनिवार्य दायित्व भी माना गया है। न्यायपालिका और विकसित पर्यावरण का अगर दर्शन करें तो भारतीय पर्यावरण न्यायशास्त्र विश्व के सबसे प्राचीन न्यायशास्त्रों में गिना जाता है। एमसी मेहता बनाम भारत संघ के गंगा प्रदूषण मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आर्थिक गतिविधियां पर्यावरणीय क्षति का औचित्य नहीं बन सकती हैं। मतलब आप अपने आर्थिक लाभ के लिए नदियों के पर्यावरण को दूषित नहीं कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है वाराणसी की अस्सी नदी के साथ, जहां पर आर्थिक लाभ के चक्कर में पूरी नदी को ही नाला साबित कर दिया गया है। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि एक मामला है एमआई बिल्डर्स बनाम राधे श्याम साहू 1999 सहित अनेक निर्णयों में लोक सिद्धांत को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि नदियां, झीलें और अन्य प्राकृतिक संसाधन सरकार की संपत्ति नहीं है, बल्कि सरकार सिर्फ उनके संरक्षण की एक न्यास मात्र है। यानी अगर नदियों को कहा जाए तो ये सरकार की कोई निजी संपत्ति नहीं है। सरकार का सिर्फ इतना ही दायित्व है कि वो इनके संरक्षण की जिम्मेदारी सुचारू रूप से करती रहे। दोस्तों, इन सारे मामलों में एक चीज सबसे बड़ा निकल कर आता है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोई नदी सरकारी आदेश से नाला बन सकती है। जबकि अगर हम न्यायालय की बातों को गौर करते हैं तो न्यायालय ने पहले भी कहा है कि कोई भी नदी सरकार की अपनी निजी संपत्ति नहीं है, वो सिर्फ इसकी देखरेख का न्यास मात्र वह है। तो कैसे किसी भी सरकार के आदेश से कोई भी नदी या जल प्रवाह
नाला साबित किया जा सकता है। इस मुद्दे का जो सबसे बड़ा सवाल है और इस विवाद का जो सबसे बड़ा सवाल है, वो यही सवाल है कि क्या कोई नदी सरकारी आदेश से नाला बनाई जा सकती है। पर्यावरण विज्ञान के अनुसार नदी केवल बहते हुए जल का नाम नहीं, उसका उद्गम, प्राकृतिक प्रवाह, बाढ़ क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र, भूजल पुनर्भरण, जैव विविधता और सामाजिक सांस्कृतिक उपयोग, ये सभी मिलकर नदी के अस्तित्व का निर्माण करते हैं। यदि मानव जाति अतिक्रमण, सीवेज और अव्यवस्थित शहरीकरण के कारण किसी नदी का प्रवाह बाधित हो जाए, तो समाधान उसके अस्तित्व को समाप्त घोषित करना नहीं, बल्कि उसके पुनर्जीवन का प्रयास किया जाना चाहिए। और अस्सी नदी के साथ दोस्तों यही किया जा रहा है कि तमाम आप जो देख रहे होंगे अगल बगल ये निर्माण होते चले गए और अस्सी नदी का प्रवाह बाधित होता चला गया। अगर हम बात करते हैं गंगा संरक्षण की संस्थाएं और उनके उत्तरदायित्व की, तो गंगा संरक्षण का उद्देश्य केवल मुख्य धारा तक सीमित नहीं है, उसकी सहायक नदियां जैसे भी उसकी परिस्थिति तंत्र का अभिन्न अंग मानी जाती हैं। पर्यावरण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 तथा नमामि गंगे कार्यक्रम का मूल उद्देश्य संपूर्ण नदी तंत्र का संरक्षण और पुनर्जीवन है। ऐसी स्थिति में किसी सहायक नदी के वर्गीकरण पर उठते हुए प्रश्न नीति की निर्माण की पारदर्शिता, वैज्ञानिक आधार और प्रशासनिक उत्तरदायित्व की गंभीर परीक्षा बन जाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं अस्सी नदी की, तो हमें विश्व की कुछ नदियों से और विश्व समुदाय से भी सीख लेने की आवश्यकता है। अगर हम बात करते हैं लंदन की टेम्स नदी की, तो कभी यूरोप की ये सबसे प्रदूषित नदियों में गिनी जाती थी। सियोल की सियोंग चेयान धारा के पुनर्जीवन के लिए आप विश्वास नहीं करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग तक को हटा दिया गया था। यूरोप और जापान के अनेक शहरी नदियों का सफल पुनर्जीवन भी किया गया है। तो फिर भारत में क्यों नहीं ऐसा किया जा सकता है कि लापता होती अस्सी नदी को फिर से पुनर्जीवन किया जा सके। मतलब कहने का है कि हमें यूरोप के देशों से और तमाम विश्व समुदाय से एक सीख लेने की आवश्यकता है। अस्सी का प्रश्न भारत का प्रश्न, अस्सी नदी पर उठे प्रश्न का केवल उत्तर एनजीटी को नहीं दिया जाएगा, इसका उत्तर इतिहास को भी देना पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों को भी हमें इसका उत्तर देना पड़ेगा। यदि भारत अपनी सभ्यतागत पहचान से जुड़ी नदियों को प्रशासनिक सुविधा के आधार पर नालों में परिवर्तित करने लगेगा, तो विकास की यह अवधारणा स्वयं अपनी वैधता को खोती चली जाएगी। नदियां न केवल जन संसाधन होती हैं, वे राष्ट्र की सांस्कृतिक स्मृति, पारिस्थितिक सुरक्षा, आर्थिक जीवन और आध्यात्मिक चेतना की आधारशिला होती हैं। काशी की रक्षा केवल उसके मंदिरों गलियों की रक्षा से नहीं, काशी तब तक काशी है जब तक वरुणा और अस्सी अपने मूल रूप में वाराणसी में बहती रहेंगी। यानी आप कह सकते हो दोस्तों कि काशी तभी तक काशी है जब इसकी मूल नदियां वरुणा और अस्सी जीवंत रहेंगी। आप कल्पना कर सकते हो कि अगर वरुणा और अस्सी ही न रहें, विलुप्त हो जाएं, तो फिर काहे का वाराणसी और काहे की काशी। आज आवश्यकता किसी विभाग को दोषी ठहराने की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण की उस नीति को पुनर्परिभाषित करने की है जिसमें इंजीनियरिंग के साथ इतिहास, पारिस्थितिकी, संस्कृति और संविधान चारों समान रूप से समाहित हो। यदि अस्सी नदी बचती है तो केवल एक नदी नहीं बचेगी, भारत की सभ्यतागत चेतना का एक महत्वपूर्ण अध्याय भी सुरक्षित रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया ये प्रयास, ये जानकारी आपको जरूर समझ में आई होगी और ये बातें जितने भी मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है दोस्तों, ये स्वतंत्र स्तंभकार डॉक्टर संतोष सिंह की एक रचना से लिया गया था। डॉक्टर संतोष सिंह विश्व वैदिक सनातन न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप धन्यवाद के और प्रशंसा के पात्र हैं कि आप अस्सी नदी को पुनर्जीवन करने के लिए लगातार प्रयासरत भी हैं। तो ये एक पूरी जानकारी उनके लिए हुए लेख से थी। आपको ये जानकारी अस्सी के बारे में कैसी लगी और क्या आप चाहते हैं कि अस्सी नदी फिर से पुनर्जीवन हो और काशी में एक बार अस्सी नदी लहलहाती हुई दिखाई पड़े?
अस्सी नदी को नाला घोषित करने के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो दूसरों तक जरूर भेजिएगा, क्योंकि बात जब दूर तक जाएगी तभी वापस अस्सी नदी पुनर्स्थापित हो पाएगी। मिलते हैं अस्सी नदी की किसी और जानकारी के साथ। हम 80 एक खोज बराबर एक सीरीज लेकर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं 80 एक खोज के नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।